स्टार्ट करते हैं। इस वाले पेज में ये हमें पता ही है ना। ये चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है? चैप्टर नंबर 7 है, एसी है। एक चीज हमें पता चल गया कि ये एसी जनरेटर के जो आउटपुट्स थे, मतलब फॉर एन एग्जांपल कुछ देर के लिए एसी जो जनरेटर के जो रिजल्ट्स थे वो क्या थे कि हमारा जो करंट इंड्यूस होके आएगा वो आई नॉट साइन ओमेगा टी आएगा, और जो ईएमएफ आएगा वो ये आएगा, जिसमें ओमेगा के टर्म्स को अगर देखते हो तो आई नॉट साइन 2 पाई बाई टी स्मॉल टी ऐसे भी लिखे जा सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी लिखे जा सकते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिखे जा सकते हैं। आई नॉट साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई न्यू इंटू टी, यहाँ पे आ जाएगा जाई नॉट साइन 2 पाई न्यू इंटू टी है। ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में है और ये टाइम पीरियड के टर्म में, और ये किसके है? वेवलेंथ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी। ये एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है और ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है। इसके टर्म में हम लोग, मतलब ये दो ऐसे एग्जांपल हैं जहां डायरेक्टली फिट बैठते हैं किस पे? एसी की डेफिनेशंस पे, कि इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो रहे हैं, पीरियडिकली चेंजेस हो रहे हैं। क्या चेंज हो रहे हैं? पीरियडिकली चेंजेस हो रहे हैं, एक पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, सेम वैसे ही रिपीट कर रहे हैं, जितनी वैल्यू पहले थी उतनी वैल्यू बाद में भी थी। ये बात इतनी बताई जा चुकी है। इसके बाद इनके हम लोगों ने अगर ग्राफ में देखोगे तो ग्राफ में क्या था कि अगर साइनोसॉइडली ग्राफ बनाते हो तो यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ये आई का हो गया और ये वर्सेस आई वर्सेस टी हो गया, और अगर ईएमएफ बनाओगे तो ईएमएफ का ऐसा हो गया, ईएमएफ हो गया जाई, और यहाँ पे क्या है? टाइम ऑफ टी, जिसमें आपको पता है एक चीज, क्या पता है कि यहां से यहां तक ये जो टाइम, ये जो है वो वैल्यू क्या है? ये है आई नॉट। यहां से यहां जो है वो वैल्यू क्या है? ये है जाई नॉट, पीक वैल्यू है उसकी, वो क्या है? पीक वैल्यू। और मैंने तुम्हें बताई थी कि हमारे पास आई एक होगा, एक आई नॉट है, एक आई एवरेज है, एक आरएमएस है। ये सारी चीज़ों के बारे में ये डिफरेंसेस हमें पता होने चाहिए। अब हम लोगों ने इसमें क्या क्या चीज़ और सीखी थी कि मुझे अगर एवरेज फंक्शन निकालना है किसी भी वैल्यू का, तो एवरेज टाइम डिपेंडेंट यहाँ इस तरीके से निकालेंगे, और यहाँ पर इसकी फंक्शन की टाइम डिपेंडेंट की वैल्यू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करते हो? T1 से T2, और यहाँ पे भी करोगे T1 से लेकर T2। ये वैल्यू उसी किसी भी फंक्शन का, ऐसा फंक्शन जिसकी मुझे एवरेज वैल्यू निकालनी है, वो हम लोग निकाल सकते हैं। बात आ गई समझ में? क्या निकाल सकते हो? इसकी एवरेज वैल्यू को निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसका हम लोगों ने एवरेज वैल्यू निकाली, तो ये फंक्शन था जिसमें हम लोग एवरेज वैल्यू निकाल सकते थे, और जिसमें मैंने अगर किसी करंट का भी अगर मैंने ग्राफ बनाया था, यहां से करंट का ग्राफ अगर बनाया था, यहाँ वैल्यू क्या थी बोलो भाई? आई थी, और यहाँ पे वैल्यू क्या थी? टी थी। यहाँ पे जीरो टाइम पीरियड यहाँ है, यहाँ पे कितना है? टी है। ये वैल्यू कितनी है? T/2 है। तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि अगर मैं आई एवरेज जब निकालेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से लेकर टी तक का, अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आई डी टी डिवाइडेड बाई इसका भी इंटीग्रेशन जीरो से टी करोगे, ये डी टी आ जाएगा। इसका जब आप इंटीग्रेशन आई एवरेज करते हो, यहां जब आई एवरेज करते हो तो ये आई की वैल्यू, अब आई क्या है? इसका आई की जो वैल्यू है वो आई इक्वल टू क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो जब आप यहां साइन ओमेगा टी जीरो से लेकर टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल ऑफ। और जब हम लोगों ने इस चीज को क्या किया था? सिंप्लीफाई किया था, और आई एवरेज की वैल्यू क्या आई? जीरो आई। समझने वाली बात है जीरो आई क्यों? क्योंकि
यहां पहला पार्ट, ये सेकेंड पार्ट। अगर मैं कोई भी करेंट वर्सेस टाइम का कोई भी ग्राफ बनाऊंगा तो मैं उस ग्राफ का एरिया अंडर ग्राफ अगर देखूंगा, ये क्या है हमारा, क्या निकालना है, एरिया अंडर ग्राफ और कर्व। जब आप निकालोगे तो यहां पर करंट इनटू क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा, और करंट इनटू टाइम क्या होता है, चार्ज होता है। इसका मतलब यह है जीरो से कैपिटल ऑफ टी टाइम तक का, जीरो से टी बाई टू है, ये चार्ज अगर पॉजिटिव रहा होगा, यहाँ पे चार्ज क्या होगा, इस एरिया का, और इस वाले का चार्ज कैसा रहा होगा, नेगेटिव। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, तो चार्ज एडिटिव इन नेचर, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, जीरो। क्योंकि करंट का एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, I इज इक्वल टू क्यू टोटल डिवाइडेड बाई टाइम, तो क्यू टोटल की वैल्यू जीरो होगी, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, ये आई एवरेज जीरो ये दिखा रहा है कि टोटल चार्ज फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम इज जीरो। यहां पे क्या लिखोगे, ये चीज आप लिख सकते हो, टोटल चार्ज फॉर टाइम, कौन सा टाइम, टी इक्वल टू जीरो से लेकर टी बाई टू तक के बीच में टोटल चार्ज की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, जीरो आई। ये बात हम लोगों ने कर ली थी। इसके बाद अगली बात मैंने बताई थी, मैंने जो तुम लोगों को काम दिया था, आई एवरेज आप और निकालो। ये आई एवरेज किसका था, ये आई एवरेज था जीरो से लेकर टी टाइम इंटरवल का था। मैंने बोला था आई एवरेज जीरो से लेकर टी बाई टू का भी निकालो। किसका निकालो, आई एवरेज निकालो। नाउ फॉर आई एवरेज जीरो से लेकर टी बाई टू तक का निकालोगे तो आई एवरेज लिखोगे, इंटीग्रेशन लगाओगे, यहां पे क्या लिखोगे, टी बाई टू, आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहां पे क्या आ जाएगा, डी टी, डिवाइडेड बाई, यहां आ जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से टी और डी टी। इसका मैंने बोला था इंटीग्रेशन करना, जिसका रिजल्ट अभी भी मैं होमवर्क में दे रहा हूं और शायद तुम लोग कर लो। इसको सॉल्व करना, आंसर जो आएगा 2i0 बाई पाई आएगा। क्या आएगा, 2i0 बाई पाई। तो ओवरऑल आई एवरेज की जो वैल्यू है वो हमारी 2i0 बाई पाई आ गई। अगर इसकी वैल्यू देखोगे 0.637 i0 आ गई, इसका मतलब अप्रोक्सीमेट 63% ऑफ i0 है। कहाँ पे, यहां होगा, बात आ गई समझ में। आई एवरेज की वैल्यू जीरो से लेकर टी बाई टू। अब इस बार टाइम वो जीरो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अब इसका अगर ग्राफ हम लोग बनाते हैं, तो हमारा मतलब था यहां पर जीरो था और यहां पर टी था, यहां पर जो टाइम की वैल्यू थी टी बाई टू थी। इस वाले पार्ट का चार्ज निकाल के दिया उन्होंने, ये चार्ज है, ये चार्ज क्या, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसका करंट आया। इस बार चार्ज हमारा जीरो नहीं हुआ, समेशन ऑफ चार्ज इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम के लिए जीरो नहीं हुआ, इस वजह से ऐसी सिचुएशन बनी। ये बात आगे समझ, वैसे नीचे हो जाएगा तो उसका भी माइनस का हो जाएगा, हाँ कितने टू बाई, उसका भी आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, समेशन करोगे टोटल करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लॉजिक क्लियर, जो इससे पहले भी किया। मतलब आपसे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन जो एवरेज वैल्यू है वो किसी भी फंक्शन के कहीं से भी निकाली जा सकती है, ठीक है। ये वाला डेरिवेशन आपसे बहुत ही रेयर टू रेयर चांस है जो पूछा जाए सीबीएसई में, पर आपको ये वैल्यूज समझ में आनी चाहिए, ग्राफ की रीडिंग समझ में आनी चाहिए। अब देखो समरी में क्या करें वो देखो, समरी यार बोलो या फिर बोल सकते हो स्पेशल पॉइंट्स। ये समझने वाली बात है, स्पेशल पॉइंट्स। मैंने पहला स्पेशल पॉइंट हमारा आई एवरेज जीरो हो रहा है कौन से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, टी से लेकर, जीरो से लेकर। इसके बाद आई एवरेज की वैल्यू हमारी 2i0 बाई पाई हो रही है 0.637 i0 विच इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 63% ऑफ i0। लॉजिक क्लियर। इसका मतलब यहां पे और ग्राफ में समझो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर करंट की वैल्यू कितनी थी, i0, तो आई एवरेज i0 से छोटी होगी। कितनी छोटी होगी, 63% ही बची, 37% क्या होगी वैल्यू छोटी होगी।
नहीं आया समझ में? लॉजिक आया? इसके बाद अगर मैं ईएमएफ की बात करूं, ये किसके लिए था? बोलो भाई, ये किसके लिए था? करंट के लिए। क्या एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ भी निकाली जा सकती है? क्या सेम फॉर्मूला लगाया जा सकता है? तो अब फॉर किसके लिए स्पेशल पॉइंट? ईएमएफ वाले पार्ट के लिए। तो ईएमएफ जब एवरेज निकालोगे, क्या निकालोगे? एवरेज ईएमएफ निकालोगे, वो भी जीरो निकलेगा। किसके लिए? फॉर जीरो से लेकर टी तक के टाइम के बीच का। इसके बाद आई एवरेज, सॉरी, ये जाई एवरेज जो वैल्यू आएगी वो 2 जाई नॉट डिवाइडेड बाई पाई आएगी। इसकी वैल्यू 0.637 टाइम्स ऑफ आई नॉट ही आएगी, सॉरी नॉट आई नॉट, इट इज जाई नॉट इक्वल्स टू 63% ऑफ जाई नॉट पीक वैल्यू के। ये फॉर क्या हो गया? ईएमएफ के लिए स्पेशल पॉइंट्स हो गए जो तुम्हें यहां। अब इनके डेरिवेशन इसके भी तुम्हें घर में करने चाहिए। डेरिवेशन करोगे, फिर एक रिजल्ट मैं लिख के दिखाऊंगा 2-3 क्लासेस के बाद, किन किन की वैल्यू का एवरेज वैल्यू जो होती है, एवरेज वैल्यू फॉर होल इंटरवल के लिए जिसकी वैल्यू निकालते हो वो जीरो हो जाती है। जैसे कि हमने जब इंटीग्रेशन में अगर किया है, अगर नोट करोगे तो हमारे पास जो साइन ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होगी जीरो से लेकर टी तक के इंटरवल के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर ये याद रखोगे तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा, नहीं तो हर बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्लियर है? ये स्पेशल पॉइंट्स उसमें ऐड ऑन कर लो। मैं बार बार कह रहा हूं, इनके जाई एवरेज जो है ये दोनों निकालना घर में रफ कॉपी में। निकाल पाएगा? देखता हूं क्या कैसे निकालेगा, बता। किसको इंटीग्रेट करेगा? बता दे। अच्छा बता कौन सा फॉर्मूला लगाएगा? फिर मैं तुझे वापस बता रहा हूं, एवरेज निकाल। यहां पर जीरो से यहां पर क्या लिखेगा? फंक्शन का फॉर्मूला कौन सा लिखेगा? क्या लिखेगा? यहां t1 से लेकर t2, यहां लिखेगा फंक्शन f ऑफ t dt डिवाइडेड बाई dt t1 से लेकर t2। तो एवरेज किसकी निकालना चाहता है? जाई की निकालना चाहता है। तो इंटीग्रेशन यहाँ क्या लिखेगा? जाई, और यहाँ पे क्या लिखेगा? dt। इंटीग्रेशन यहाँ क्या लिखेगा? dt। अब कहाँ से कहाँ तक निकालना चाहता है? जीरो से लेकर t निकालना चाहता है तो जीरो से लेकर t डाल देगा। यहाँ जीरो से लेकर ये जाई की वैल्यू तो तुझे पता है, जाई इक्वल टू क्या है? जाई नॉट साइन ओमेगा ऑफ टी। नहीं आया समझ में? अब तो कर लेगा। हाँ अब तो कर लेगा। ये बात आ गई समझ में? ठीक है, ये सारे लोग करेंगे। ठीक है, अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, अगला समझने वाली जो चीज है वो देखो। अगला पार्ट क्या है? एवरेज की वैल्यू बात कर ली हमने। अब बात करेंगे किसकी? आरएमएस की। आरएमएस क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं इसको। इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, आरएमएस यहां पे हमें किसका चाहिए? करंट का और ईएमएफ का चाहिए। हम पहले जनरल फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि इधर देखो, पहले बात कॉन्सेप्ट समझो। तो यहां पर अगर तुम बात समझोगे तो हमारे पास फंक्शन की एवरेज वैल्यू जब निकालने के लिए बात करते थे तो एवरेज कैसे निकालते? पहले इस फंक्शन की टोटल वैल्यू लिखेंगे, एफ ऑफ टी लिखेंगे, डी टी लिखेंगे, यहाँ T1 और T2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ dt लिखेंगे, यहाँ T1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? T2। एवरेज वैल्यू, टोटल वैल्यू निकालते थे पहले। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है पहले उस फंक्शन का क्या करो? स्क्वायर करो। अगर तुम्हें ये बात नहीं भी समझ में आ रही है तो ऐसे समझ सकते हो, पहले हम एवरेज जो निकाल रहे थे x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट क्या करना है? xn डिवाइडेड बाई n करना है। अब इसमें क्या बोला? जो भी डेटा है उसका क्या करो? पहले स्क्वायर करो। स्क्वायर करने का मतलब है अब तुम यहां पर लिखोगे x1 स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे? x2 स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे? x3 स्क्वायर डॉट डॉट क्या लिखोगे? xn डिवाइडेड बाई n कर दोगे। बात आ गई समझ में? फिर उसके बाद बोला गया इसका मीन निकालो। देखो मीन भी निकल गया। फिर क्या बोला? इसका क्या करो? रूट लगा दो। भाई रूट लगा देते हैं। जब रूट लगाओगे अब जो x निकलेगा वो क्या निकलेगा? आरएमएस निकलेगा। वो कौन सा निकलेगा? आरएमएस निकलेगा। अब इस फंक्शन के टर्म में लिखो,
जब फंक्शन एफ ऑफ टी हम लोग निकाल रहे हैं, किसकी वैल्यू क्या निकाल रहे हैं, आरएमएस निकाल रहे हैं, तो क्या कह रहा है, बोला जो भी फंक्शन है उसका क्या करो, पहले स्क्वायर करो, dt के साथ लिखो, इंटीग्रेशन डालो, के साथ उसको 3 में काउंट करोगे, एक में एक में, ठीक। यहां पे क्या आएगा t1 और यहां पे क्या आएगा t2 डिवाइडेड बाई, ये हो गया टोटल वैल्यू। ये देखो ये बात होगी, स्क्वायर और मीन आ गया। अब मीन कैसे आएगा, अभी मीन नहीं आया, ये वैल्यू हमारे पास स्क्वायर करके समेशन बना, न्यूमरेटर बना, ये न्यूमरेटर बना। अब निकालो मीन निकालने के लिए क्या करोगे, इसका क्या करोगे, मीन निकालने के लिए t1 से लेकर t2 dt डाल दोगे, जो समेशन n है। ये निकल गया हमारा, कहां तक बात होगी, स्क्वायर इन मीन। अब क्या लगा दो, अब लगा दो रूट, अब लगा दो रूट, तो क्या बन गया ये आरएमएस। अब क्वेश्चन आता है दिमाग में कि सर ये आरएमएस निकालने की जरूरत क्या, होता क्या है आरएमएस, क्यों निकाला जा रहा है। जब हमने पीक वैल्यू के बारे में बात कर ली, इंस्टेंटेनियस के बारे में बात कर ली, और ये हमने एवरेज वैल्यू के बारे में भी बात कर ली, ये सारे करंट के बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन। अब ये आरएमएस क्या चीज है, उस चीज को समझना। आरएमएस निकालना आसान है, अगले पेज में समझा दिया जाएगा, पर आरएमएस निकालोगे कैसे। मैं निकालने की स्टार्ट करता हूं, किसकी निकालना है अभी वो समझाते हैं, जो बात मैंने बोली। पर पहले अगर मैं आई आरएमएस निकालना चाहता हूं, क्या निकालूं, आई आरएमएस निकालूं, तो क्या बोल रहा है, ये क्या कह रहा है, इस आई का क्या करो, इस आई का क्या करो, स्क्वायर करो, यहां पे क्या लगाओ, dt लगाओ, इंटीग्रेशन करो। अब आरएमएस भी चेक करो, कहां से कहां तक निकालना चाहते हो, 0 से लेकर t तक, इंटीग्रेशन यहां पे क्या लिखोगे, dt 0 से लेकर t इंटीग्रेशन, और क्या लगा दोगे, स्क्वायर रूट। अब इसका तुम्हें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो तुम्हें आई की वैल्यू क्या पता है, आई क्या है बोलो भाई, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा ऑफ टी, वैल्यू यहां डाल दोगे, आई नॉट साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब करोगे तब दिक्कत होगी। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन 0 से टाइम इंटरवल 0 से लेकर टी तक का इंटीग्रेशन करोगे, उसे कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस की हाफ एंगल प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, तब जाके इंटीग्रेट होगा, ठीक है। अब अगर मैं जाई आरएमएस निकालता तो क्या निकलता, बताओ भाई, जाई आरएमएस निकालता तो बताओ क्या वैल्यू निकलती, बताओ कैसे लिखते हैं यहां पर, इंटीग्रेशन 0 से टी जाई स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन 0 से t क्या आ जाएगा dt, हाँ या ना, आगे बात समझ में। ये वैल्यू हमारी किसकी होगी, ये जाई आरएमएस होगी। अब इनकी जब वैल्यू निकालोगे फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो आंसर क्या आएगा, सेम, आंसर क्या आएगा, सेम वैल्यू आएगी, आंसर सेम आएगा। अब क्वेश्चन आता है, ये अभी वैल्यूज में लिखूंगा, पर अभी पहले क्या काम है, पहले ये समझना कि आरएमएस है क्या, क्या हो रहा है, ये आरएमएस क्यों निकाल रहे हैं, जबकि हम लोगों ने इतनी सारी वैल्यूज ऑलरेडी निकाल ली हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट किसका, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ आरएमएस ऑफ एसी का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट में सबसे पहला काम ले लो कि ये क्या है, बोलो भाई, रेजिस्टेंस। ये क्या है, ये बैटरी और सेल है, जिसका जाई बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि ईएमएफ रेजिस्टेंस क्या है, आर है। अब मुझे बताओ यहां पर ये क्या है भाई, रेजिस्टेंस। अब यहां पर ये क्या है, ये क्या है, ये है, ये वाला जो चीज था वो था डीसी सोर्स, क्या था भाई, और ये वाला जो है तो वेव फॉर्म बना हुआ, क्योंकि वेव के फॉर्म में हमारे पास साइनसॉइडली वेव बनती है, इसलिए वो क्या है, ये वाला क्या है, एसी सोर्स। क्या है, एसी सोर्स का जब ईएमएफ लिखोगे, जब कुछ नहीं दे रखा होता है, नहीं मेंशन करना होता है, साइन ओमेगा टी फॉर्मेट में ही लिखते हैं, इसका ईएमएफ जाई लिखते हैं। ये साइन बदल दिया मैंने बस, जब एसी बनाओगे, जब डीसी बनाते थे, अभी तक जिन चैप्टर में चलते थे तो हम लोग ऐसे बनाते थे, एक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, बैटरी जो सेल, और क्या, वो एक करंट, पर्टिकुलर करंट देते हैं। अब तो एसी और डीसी का डिफरेंस सिखाया था, तभी बात समझ में आनी चाहिए थी। यहाँ पे देखो, ये सर्कल ऐसे बनाओगे, यहाँ पर एक वेव बना दोगे, ये वाला जो है वो क्या है, ये एसी सोर्स को दिखाने का तरीका है, और ये किसका है, डीसी सोर्स को दिखाने। एसी सोर्स का ऐसा ही दिखाने का वजह क्या है, क्योंकि ये साइन ओमेगा टी है, वेव का फॉर्म है। लॉजिक क्लियर। अब देखो यहां पर मैं इस सर्किट में करंट आई गया होगा कि नहीं गया होगा, इसमें हीटिंग कितना आया होगा बताओ, हीटिंग जो निकालोगे
वो H इक्वल टू आई होगी आई स्क्वायर ऑफ आर टी। आई होगी, आई की वैल्यू आई होगी, आई स्टेडी करंट है। यहां पर जब आपने हीटिंग निकाला होगा, जब आपने हीटिंग यहां पे निकाली होगी, यहां पे हीटिंग जब आप निकालोगे, H निकालोगे, तो यहां पर भी आई स्क्वायर ऑफ आर टी तो लगाओगे, पर आई कौन सा इस बार लगाओगे? इसका जब आई निकालोगे, इसका जब आई निकालोगे तो आई निकालोगे जाई डिवाइडेड बाई आर, जो कि हमारा बनेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी बनेगा। इसका जब इसका आप आई निकालोगे तो आई इक्वल टू क्या लगाओगे? ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर और बी डिवाइडेड बाई आर। लॉजिक क्लियर? तो इसका करंट निकालने का तरीका ये रहा और इसका करंट निकालने का तरीका ये। क्वेश्चन ये है, मैं ये निकालना चाहता हूं, अब ये जो लास्ट पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे सर्किट में, डीसी सोर्स वाले सर्किट में और एसी वाले सोर्स सर्किट में, ऐसा कौन सा करंट होगा जिसके लिए हीटिंग सेम होगी? ऐसा कौन सा करंट होगा, ऐसा कौन सी ईएमएफ की वैल्यू होगी जिसकी वजह से दोनों सर्किट में हीटिंग में जो वैल्यू हो रही है, जो हीट इफेक्ट आ रहा है, वो सेम होगा? वो जो करंट होगा वही है आरएमएस। आरएमएस एक ऐसा करंट है जिसके लिए डीसी में जो प्रोड्यूस हुई हीट और एसी में जो प्रोड्यूस हुई हीट सेम आ जाए, जिस पॉइंट पर, जिस करंट पर, जिस एम्पियर की वैल्यू पर, वही जो करंट की जो वैल्यू है वही क्या है? आरएमएस। इसलिए आरएमएस की जरूरत हमें पड़ी है। और आरएमएस की वैल्यू आई स्क्वायर ऑफ आर टी क्यों निकाला गया? यहां पर तुम देख लो फंक्शन का क्या है, स्क्वायर हो रहा है, करंट का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। ईएमएफ का भी निकालोगे, अगर ईएमएफ के टर्म मिलेगा तो वी स्क्वायर बाई आर हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है। तो वो स्क्वायर क्यों हो रहा है, हम फंक्शन का यहां पर स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? इसी वजह से स्क्वायर का बना रहे हैं यहां पे फंक्शन में। यहां देख रहे हो ना, ये क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसी वजह से जो हीटिंग का टर्म निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एनर्जी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। डालो हेडिंग ये पहले, इसके रिजल्ट निकाल लोगे तुम लोग। इसके जो रिजल्ट आएंगे, इसका रिजल्ट आएगा आई नॉट बाई रूट टू, इसकी जो वैल्यू आएगी जाई नॉट बाई रूट टू, डिराइव करना, पूछना 0.707 आ जाएगा आई नॉट, यहाँ पे अभी आ जाएगा 0.70 जाई नॉट। इसका मतलब है अप्रॉक्सीमेट 70% ऑफ आई नॉट, इसका मतलब है 70% ऑफ आई नॉट। जहां हवा चल रही है वहां का प्रेशर और जहां पहुंच रही हवा वहां का प्रेशर में डिफरेंस है। जब डिफरेंस इन प्रेशर होता है तो लिक्विड फ्लो करता है। यहाँ का प्रेशर हाई है, यहाँ का प्रेशर क्या है, लो कर दो। बस तुम प्रेशर से ऐसा कुछ बना दो, ऐसी कोई मशीन बना दो, यहाँ का प्रेशर क्या कर दो, ज़्यादा कर दो, और यहाँ का प्रेशर क्या कर दो, कम कर दो। और अपने आप जो बीच के मटेरियल है, जो लिक्विड फॉर्म में है, एयर है, वो अपने आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करने लगे। तो यहां से यहां लिक्विड फ्लो किया, उस क्यों किसने किया, प्रेशर डिफरेंस किया। इसी तरीके से करंट इस जगह से इस जगह फ्लो करेगा जब पोटेंशियल में डिफरेंस पैदा कर देगा। पोटेंशियल में डिफरेंस पैदा वही कर रहा है, बैटरी ने किया ना, सोर्स ने किया ना। सोर्स हटा दो, यहां ये सोर्स हटा दो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो मोशन के फ्लो करने की वजह से इलेक्ट्रॉन का यहां पहुंचना ना पहुंचने के मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉन के मोशन ने एक फिजिकल क्वांटिटी दी है, उसके चलने ने एक फिजिकल क्वांटिटी दी है, उसके फ्लो करने ने एक फिजिकल क्वांटिटी दी है, जिसको करंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो फ्लो हो ही नहीं रहा। मैं भी तो वही कह रहा हूँ आपको, जब वो एक जगह पे पहले आगे जा रहा है फिर पीछे जा रहा है, फ्लो कैसे नहीं हो रहा है? पीछे तो चल, AC की वजह तो से। मोशन, इलेक्ट्रॉन चार्ज तो चल रहा है ना। चार्ज के चलना ही, चार्ज का चलना ही, चार्ज का ड्रिफ्ट होना ही करंट देता है। आई इक्वल टू एन वीडी जो सीखा था। करंट जब नहीं मिलता है तब एवरेज वेलोसिटी उसकी जीरो हो जानी चाहिए, और जब एवरेज वेलोसिटी जीरो हो रही है तो उस टाइम पे करंट नहीं चल रहा होगा। करंट, इफेक्टिव करंट जो है वो हमारा जीरो हो जाएगा उस टाइम। यहां पे इलेक्ट्रॉन का चलना ही है। अब चलना किधर भी हो, इधर चल रहा हो तब करंट मिलेगा, जब वो इधर से इधर की तरफ आएगा ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट उसकी बदलेगी। इधर पहले चल रहा है तब करंट होगा, और जब इधर जाएगा तब करंट होगा। पहले करंट बढ़ रहा होगा फिर घट रहा होगा। तो आपको कहने का मतलब है करंट
चलता नहीं है, एक जगह इधर इधर होता रहता है उससे। करंट नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का मोशन देखो, और इलेक्ट्रॉन जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस में पूरा कंप्लीट सर्किट कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चार्ज का पूरा कंप्लीट एक सर्किट होता है, फिर वापस उसकी डायरेक्शन बदलती है, पर इसकी मोशन इतना फास्ट होता है जिसको ऑब्जर्व करना डिफिकल्ट होता है नॉर्मल स्केल पे। ऐसा नहीं है कि वो यहीं सिर्फ घूम रहा है, वो पूरा सर्किट कंप्लीट कर रहा है, सर्किट को कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब अगला अगला इनका ये क्वेश्चन था कि सर ये स्क्वायर कर दिया था, रूट कैसे आया। चलो एक काम करते हैं, इसका जब मैंने करंट निकाला, हीटिंग इफेक्ट मैंने निकाली एच मैंने निकाला, क्योंकि हमें पता है करंट, क्योंकि ईएमएफ इतना है, करंट ये है, तो करंट बदल रहा होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा चेंज होगा, करंट की वैल्यू बदल रही होगी। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हीटिंग इफेक्ट एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में ले लें। इसमें करंट हमारा आई स्क्वायर है, आर है, टाइम जो है dt है, dt टाइम में इतना अमाउंट ऑफ हीट इसने जनरेट कर दी। इसने भी ऐसे ही काम किया होगा, इस डीसी वाले ने भी किया होगा कि dh जो वैल्यू है वो आई स्क्वायर ऑफ आर dt है, और ये मैं ले लेता हूं इफेक्टिव, ये डीसी से आई। ठीक है, यही वाला वो करंट मैं इसकी हेल्प से इसमें मैं निकालना चाहता हूं। अब तुम देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। अगर अब मैंने तुम्हें क्या बताया, आरएमएस वो वैल्यू है जिस पर्टिकुलर करंट पर, जिस पर्टिकुलर हीट पर करंट की वैल्यू क्या हो, सेम हो। हीटिंग इफेक्ट सेम फॉर DC and AC at particular value of करंट। नहीं आई बात समझ में? एक पर्टिकुलर करंट पर, जिस पर्टिकुलर करंट पर क्या हुआ, हीटिंग इफेक्ट सेम हो रहा है। तो ये हीटिंग इफेक्ट को मैं इक्वल कर दूं। अब जैसे मैं इक्वल करूंगा, ठीक है, यहां लिख देता हूं फ्रॉम, कहां से, 1 and 2 से। तो इनके हीटिंग इफेक्ट जब आप सेम करोगे तो आप क्या लिखोगे बताओ भाई, यहां पे आ जाएगा आई इफेक्टिव स्क्वायर आर dt, या फिर ये इफेक्टिव वैल्यू है, इफेक्टिव में क्या होगा, छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं निकालना पड़ेगा, यहाँ थोड़ी सी गलती है, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम ऑफ टी ले लिया, टी या टाइम ले सकते हो, या फिर बोल सकते हो पूरा कंप्लीट आई स्क्वायर ऑफ कैपिटल ऑफ टी है। ये कब के लिए, यहाँ करंट तो बदलेगा नहीं ना पर्टिकुलर टाइम में, तो कैपिटल टाइम टी में इतना अमाउंट ऑफ हीटिंग इफेक्ट इसने जनरेट की, इसने इतनी की। तो इक्वेशन नंबर ये वाली हमारी क्या हो गई, 2 हो गई, ये वाली हमारी क्या होगी, 1 हो गई। तो ये दोनों अगर इक्वल करोगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इफेक्टिव आर टी, आर कैपिटल ऑफ टी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर डी टी। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे टोटल करंट मिल जाएगा, टोटल हीटिंग इफेक्ट मिल जाएगी एच, बोलो। ठीक ठीक, तो अब देखो आर से आर कटा, आई इफेक्टिव स्क्वायर यहां आएगा, आई स्क्वायर क्या आ जाएगा, डी टी, इंटीग्रेशन करोगे और ये स्क्वायर इधर जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट, और यहां पे क्या आ जाएगा, आ गया रूट मीन स्क्वायर। बस ध्यान क्या रखना है, इसका जो हीटिंग इफेक्ट है, इसका मुझे टोटल हीटिंग इफेक्ट निकालना चाहते हो तो आई स्क्वायर डी टी पहले इंटीग्रेट कर लेना, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेना, और ये इक्वेशन नंबर क्या है, 2। इन दोनों को इक्वेट कर देना, हीटिंग इफेक्ट सेम कर देना। हीटिंग इफेक्ट जब सेम हो जाएगा उस टाइम की आपकी करंट की वैल्यू निकाल लेना, पता चल जाएगा। करे देखो समरी, इस पार्ट की समरी, हमें पता है जो करंट हम लोग लेंगे वो आई नॉट, क्या लेंगे, साइन ओमेगा टी, जाई लेंगे, क्या लेंगे, साइन ऑफ ओमेगा टी। क्लियर। इसके बाद सेकेंड चीज, अगर मैं जाई आरएमएस निकाल रहा हूँगा तो हमारे पास आएगा क्या, क्या आएगा, जाई नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.707 ऑफ आई ऑफ जाई नॉट। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 70% ऑफ पीक, वो 63% ऑफ पीक थी। अब ये डिफरेंस पता होना, पीक सबसे बड़ी वैल्यू होती है, एवरेज सबसे छोटी हो गई, और आरएमएस उनके दोनों की बीच की वैल्यू हो गई। यहाँ पे क्या आ जाएगा,
IRMS जब देखोगे तो आ जाएगा क्या हमारा I0/√2। आंसर कितना आएगा 0.70 I0 विच इज 70% ऑफ I0। ठीक है। सोर्स का अगला पॉइंट नंबर 3, ठीक है, वोल्टेज ऑफ सोर्स, ये ध्यान रखना, ऑलवेज RMS वैल्यू, वोल्टेज ऑफ सोर्स ऑलवेज RMS वैल्यू। मतलब मान के चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 230 वोल्ट की सप्लाई हमारी आ रही है, तो जो ये 230 वोल्ट की जो सप्लाई है वो कौन सी वैल्यू होगी, RMS होगी, ये होगी जाई RMS। तो इसकी पीक वैल्यू अगर निकालोगे तो आप निकालोगे जाई RMS इज इक्वल टू क्या लिखोगे, जाई0/√2। इसका मतलब है जाई0 इक्वल टू √2 टाइम्स कितना आएगा, जाई RMS। इसका मतलब हो गया यहां आएगा √2, ये वैल्यू कितनी है 230, ये अप्रोक्सीमेट जो आएगी वो 311 वोल्ट के आसपास की आएगी। अब क्वेश्चन क्या उठता है यहां से कि जो घर में जो सप्लाई आ रही है 230 वोल्ट की, 220 वोल्ट की अगर वैल्यू आ रही है, अगर इतनी वैल्यू आ रही है तो आप डिवाइस कितनी लगानी चाहिए, क्या 220 वोल्ट की सप्लाई वाली लगा देनी चाहिए, इतनी, इससे भी ज्यादा वाली, कि जब फ्लक्चुएशन एसी का होगा तो हीटिंग हो जाएगी, डिवाइस खराब होने के चांसेस। इसीलिए एसी में फ्रिज में पीछे जो नोटेशन लगी होती हैं उसमें देखना एक ऐसा साइन बना होता है, तो ये साइन किसके लिए है कि ये जो डिवाइस है वो एसी पे काम करने वाली है। अगर ऐसा साइन बना है तो इसका मतलब क्या है, वो डिवाइस डीसी पे चलने वाली डिवाइस है। कोई लाइट 311 वोल्ट से भी ज्यादा नहीं है? 311 वोल्ट तक का फ्लक्चुएशन ये झेल सकती, ले सकती है। अगर 311 से कम होती तो हीटिंग हो जाती और डिवाइस का खराब होने के चांसेस बढ़ जाते। और 311 से ज्यादा 311 से थोड़ी बहुत ज्यादा चलेगी, नहीं तो फिर कंजम्पशन, फिर उसका मतलब ये है कि उसको सप्लाई क्या दे रहे हो आप, कम दे रहे हो, उसको डिमांड क्या है ज्यादा की है, तो भी हीटिंग होगी। देखो भाई, ये रही तुम्हारी आरएमएस की डेफिनेशंस। आरएमएस वैल्यू इज द इफेक्टिव वैल्यू और अल्टरनेटिंग करंट। मतलब ये क्या क्या बोल रहे हैं, एक तो टर्म इफेक्टिव, दूसरा एक टर्म और होता है वर्चुअल, ठीक है, ये सब वैल्यू होती है। द वैल्यू ऑफ द डीसी विच वुड यू प्रोवाइड द सेम हीटिंग और सेम हीट in a given resistance in given time as done by the alternating current when passes through the same resistance for the same interval of time। हीटिंग जब जब सेम हो जाएगी तब तक के लिए क्या होगी हमारी आरएमएस वैल्यू होगी, जिस पर्टिकुलर करंट पे ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, तो ये लिख लेना। आते हैं बात क्वेश्चन पे, पढ़ो पहला क्वेश्चन। तो पहले का आंसर आ गया कुछ बार में। दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर, सबका आंसर है तुम्हारे पास। ठीक है, चलो सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ऑफ एन एसी सोर्स इज गिवन बाय, ईएमएफ देखो ये क्या है, ये क्या है, ये ईएमएफ है, और ये वाला क्या है, ये जाई नॉट है, ये क्या है ओमेगा है, और ये वैल्यू तो टी है, ये ईएमएफ है इंस्टेंटेनियस। व्हाट इज द आरएमएस ईएमएफ, आरएमएस कैसे निकालते हैं, आरएमएस का एक ही रूल तो है, जाई RMS is equals to Xi naught divided by √2 है क्या, यही तो होता है। अगर बस तुम्हारे इसका मतलब क्या हो, तुम्हें पीक पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए, पीक वैल्यू कितनी है 300, तो यहां डाल दोगे क्या 300 बाई क्या लिख दोगे √2, मल्टीप्लाई क्या कर दोगे √2 से ऊपर नीचे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 से कटेगा 150, आंसर कितना आएगा 150 √2, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी 212 वोल्ट। अब यहां से उस चीज का एग्जांपल तुम्हें बात समझ में आ रही हो, पीक हमारी कितनी थी 312, उसकी आरएमएस कितनी है
212, लगभग 100 वोल्ट का डिफरेंस है। लगभग कितने का है? 100 वोल्ट का डिफरेंस पैदा हो रहा है। अब 212 वोल्ट की डिवाइस आप ले रहे हो, 212 वोल्ट के, और उसको सप्लाई दे रहे हो आप 300 की, तो दिक्कत तो होगी ही होगी। अगला वाला क्वेश्चन, द ईएमएफ ऑफ एन एसी सोर्स इज गिवन एन एक्सप्रेशन सेम है, व्हाट इज द पीक वोल्टेज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। क्या चाहिए? पीक चाहिए और उन्हें चाहिए फ्रीक्वेंसी। ठीक, पीक वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका क्या है? पीक तो वोल्टेज तो तुम्हें पता चल गया होगा, ये रहा पीक। यहां से क्या निकालोगे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। ओमेगा की वैल्यू है कितनी? 314 इक्वल्स टू 2 इंटू 3.14 न्यू। नहीं आया समझ में? आगे बात समझ में? तो अब क्या करोगे? ये पॉइंट हटाओगे, कितनी जीरो लगेंगी? 2। 300, 314 कट गया, ये कितना आया? 50। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो न्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? 50 हर्ट्ज। लॉजिक क्लियर? ये सिर्फ वो क्वेश्चन इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिससे कि आपने जो पढ़ाया गया पहले वो समझ लो, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फिर इसके बाद द इंस्टेंटेनियस करंट ऑफ द एसी सोर्स इज, ये इंस्टेंटेनियस करंट है, फिर वापस वही बात हो गई। ये है हमारा, ये क्या है? ये क्या है? आई नॉट। ये क्या है? ओमेगा। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट? निकाल पाओगे? निकाल लोगे। अगला क्वेश्चन, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन बाई, ये देखो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्वेश्चन में गिवन है, जिसमें ये वैल्यू हमारी क्या है? ये V नॉट है। ये क्या है? V नॉट है। ये वैल्यू क्या है? ओमेगा है। कनेक्टेड अक्रॉस द प्योर रेजिस्टेंस, प्योर रजिस्टर ऑफ 50.2 ओम लिखा होना चाहिए था। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स हमें चाहिए। फिर बोला गया है द आरएमएस करंट और करंट थ्रू द रजिस्टर चाहिए हमें, और हाँ, जिसमें हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी का है, और फ्रीक्वेंसी तो तुम्हारी सेम वैल्यू के साथ ही है, तो ये 50 तो आ ही जाएगी, है ना। उसके बाद हमें क्या चाहिए था? आरएमएस करंट चाहिए था। तो आरएमएस निकालने के लिए क्या तरीका होता है? आरएमएस कैसे निकालते हैं? आई नॉट बाई रूट 2 आ जाएगा, आई आरएमएस की वैल्यू आ जाएगी। इसमें तो V नॉट बाय रूट 2 हो जाएगा। किसमें? हाँ, पहले तो आर से डिवाइड करोगे ना इसे। पहले ये वोल्टेज को, ये V दे रखा है, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी बना है। यहां से करंट जब बनाओगे तो V डिवाइडेड बाई आर बनाओगे, तो I इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाई आर साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो V नॉट की वैल्यू है कितनी? 140 डिवाइडेड बाई 50.2 ओम होगा ये। इससे I नॉट की वैल्यू, ये इससे आई नॉट निकलेगा, वो आई नॉट यहां डालोगे, आरएमएस निकलेगा। नहीं आया समझ में? पक्की बात। चलो, द एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ द पीक वैल्यू, ये पीक का मतलब क्या हो गया? जाई नॉट इज अप्लाइड अक्रॉस एन एसी अमीटर। रेजिस्टेंस देखो ये क्या है? आर है। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ अमीटर? अमीटर जो रीडिंग करेगा वो क्या करेगा? आरएमएस। नहीं आया समझ में? ठीक है। इसके बाद ये इफेक्टिव वैल्यू ऑफ, इफेक्टिव का मतलब, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट इज 50 साइकिल इज 5 एम्पियर। इफेक्टिव का मतलब क्या है? कौन सी इफेक्टिव वैल्यू होती है? आरएमएस। इफेक्टिव भी होती, वर्चुअल भी होती, इसलिए ये वाला वैल्यू कौन सी होगी बताओ? आई कौन सा? आरएमएस, आई नॉट, एवरेज, कौन सी? यही तो पहचाननी है। इफेक्टिव है आरएमएस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द, ये क्या है? 1/3 सेकेंड ऑफ आफ्टर इट जीरो। बताओ। पंजाब 94, ये वैल्यू पंजाब के स्टेट बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन, बताओ। तो पुराने ही क्वेश्चन है, नए कहां से लाऊंगा? अब 2027 के कहां से लाऊंगा वो तो मुझे भी नहीं पता। 27 में क्या आएंगे मुझे पता है, मैं तो बता दो, वही वाले बता दो, वही पढ़ लेता हूँ। हाँ? फिर पेपर लीक, फिर धरना, फिर सीजेपी। फिर इस बार सीजेपी की जगह डीजेपी कुछ बन जाएगी, है? इस बार तुम पहुंच जाओगे, हैं? पेपर लीक। वैसे मैंने शायद ओमेगा की वैल्यू निकलेगी ना, ओमेगा इक्वल टू 2 बाय रूट।
ओमेगा की वैल्यू ये 50 साइकिल क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और 130 क्या दे रखा है, इसका टाइम दे रखा है, जिसमें करंट कितना हो रहा है, इट वॉज आफ्टर इट वॉज जीरो, करंट जीरो हो जा रहा है। तो आई इक्वल टू, अगर करंट की जो वैल्यू 50 साइकिल को लेते हो तो नॉर्मल जनरल फॉर्म ले लेना, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा ऑफ टी। ठीक है, हाँ जी, अब आई नॉट, हाँ जी, ओमेगा तो 2 पाई v से निकलेगा ना। ओमेगा 2 पाई न्यू, हाँ न्यू से, मैं तो वही पढ़ रहा हूँ। मैं 2 पाई बाई बी, मैं कहाँ, मैंने कौन सा पढ़ा दिया है 2 पाई बाई बी, ये तो गलत तो नहीं पढ़ा दिया मैंने। 2 पाई न्यू से निकलेगा। यहाँ वैल्यूज डाल दोगे, देखो ये आरएमएस वैल्यू दे रखी है, आरएमएस से क्या निकालोगे, आई नॉट डालोगे, ओमेगा की जगह यहाँ पे क्या डालोगे, 2 पाई न्यू और 2 पाई एफ, एफ की जगह वो 50 डाल दोगे, और यहाँ पे टाइम की वैल्यू 1/300 यूज कर दोगे, एक हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। मतलब इतने आसान नहीं। नहीं डिफिकल्ट भी लाए, ऐसी बात नहीं, अरे सर ये मत करो, सारे पूछो क्या है। ये भी कर सकते हो, पर फिलहाल तो ये भी भेज देंगे, क्योंकि अगला पार्ट है ना एसी। अब क्लास जो ये क्यों बताया गया, ये कहीं पढ़ाया नहीं जाएगा तुम्हें, स्कूल वाले टीचर स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, और अगर कहीं से ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो वहां से भी तुम्हें हो सकता पढ़ाया जाए। ये फील इसलिए दिलाने की जरूरत है क्योंकि इसके बिना ये कहानी तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाली, क्या पीक होती है, क्या आरएमएस होती है, उसका मीनिंग क्या है, वो सारी चीजें।